पार्टीज के नेम रखेंगे, उसी नेम से सारी डॉक्यूमेंटेशन है ताकि आपको प्रैक्टिकल सारा एक्सपोजर हो जाए। अब इंट्रोडक्शन लेटर जब आपने बनाया तो पहले आप तो पे इंपोर्टर का नेम जो अब आप रिसर्च करें तो उसमें देख लें अगर एग्जैक्ट आपको कंप्लीट एड्रेस और स्पेलिंग वही मिल रहे हैं तो वो एग्जैक्ट वही लिखें, क्योंकि जो क्वालिटी कॉन्शियस क्लाइंट होता है ये बड़ा सेंसिटिव होता है और ये लफाजी में बड़ा गौर करता है। तो आप जो आपके पास इनका एड्रेस है वो लिखें, राइट साइड पे डेट डालें, किस डेट को लेटर लिख रहे हैं, फिर रेफरेंस डाला है। रेफरेंस ये है कि आपने कौन सा लेटर लिखा है। आपने पहला लेटर लिखा है 1 2 3 4 5 तो साइकोलॉजी इफेक्ट डाल सकते हैं कि पहले लेटर पे 100 से शुरू कर दें, 101 नंबर आपने लिख दिया ताकि इनको पता चले इनका तो बहुत बड़ा बिजनेस है, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर तो बहुत अरसे से काम कर रहे हैं, तो साइकिल इफेक्ट डाल रहे हैं। 101 ऑब्लिक मैंने 12 का चला है, 2012 में शुरू किया था, अब नया एडिशन चला देखेंगे तो साल डाल दिया। अटेंशन इंपोर्ट मैनेजर, अगर आपके पास इनका नेम पता है जो कंसर्न पर्सन तो उसका नेम लिखे और बकायदा डेजिग्नेशन दें, सेलिब्रेशन दे दिए सर। अब यहाँ पे गौर करें, लेटर सिर्फ और सिर्फ एक पेज का होना चाहिए। आजकल के एग्जेक्टिव्स के पास इतना टाइम नहीं है कि परसुएसिव लेटर्स पढ़ते हैं, ठीक है। एक पेज का लेटर के टू द पॉइंट, इसमें यहाँ पे अपने हालचाल बच्चों का हालचाल नहीं पूछना, ठीक है, टू द पॉइंट बात करनी। पहले पैराग्राफ में मैंने क्या लिखा है, इन टुडेज वर्ल्ड वेयर गुड्स क्वालिटी टाइमली डिलीवरी एंड कंपेटिटिव प्राइस, ये वो 3 पॉइंट हैं जिसकी बेस पे सारी बार्गेनिंग होती है। तो ये क्रक्स है एक्सपोर्ट वर्ल्ड। मैंने लिखा कि ये 3 पॉइंट हैं जिसकी बेस पे सारी डीलिंग होती है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका बड़ा ख्याल करता हूँ। ये एक्सपोर्टर के बारे में मैं लिखा, तो एक्सपोर्टर में लिखा इसलिए लिखा कि ताकि ये लेटर इंपोर्टर के पास जाए तो वो फाड़ के फेंक ना दे, अगर पहली लाइन पे नजर पड़ गई तो हो सकता है वो कहीं जाके काम की चीजें लगती, बाकी लेटर भी पढ़ ही ले। तो पहला पैराग्राफ ऐसा लिखे जाता कि सेकंड पैराग्राफ इंपोर्टर पढ़ ले। सेकंड पैराग्राफ में थोड़ी सी अपनी प्रोडक्शन लाइन और प्रोडक्शन कैपेसिटी दे दें, जो भी अपना प्रोडक्ट रेंज है वो दें और कैपेसिटी दे दें। थर्ड लाइन में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, आजकल के दौर में कोई भी ऐसा अच्छा बिजनेस नहीं है जिसकी वेबसाइट नहीं है। जिसकी वेबसाइट नहीं है वो अच्छा बिजनेस नहीं गिना जाता। तो आपकी वेबसाइट बड़ी प्रोफेशनली डिजाइन होनी चाहिए, इवन के वहां पे एफओबी प्राइसेस भी मेंशन कर सकते हैं, बहुत सारी पूरी वेबसाइट की वजह से शुरू हो जाती है। तो वेबसाइट का रेफरेंस दे दें ताकि मजीद आपके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो इंपोर्टर दे सके। फिर वहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट है आप रेफरेंस दें ऑलरेडी जिन ब्रांड्स को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने जो ब्रांड दिए वो दुनिया के बड़े मशहूर ब्रांड्स हैं, आप झूठ उतना बोलेगा जितना आप संभाल सकेंगे। फिर क्लोजिंग करें, और क्लोजिंग करते हुए अपना नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैक्सिमम दें ताकि उनके इंप्रेशन के और इजीली आपके साथ कोऑर्डिनेशन कर सकें। अब हजरात ग्रामी, इसका इफेक्ट डिपेंड करेगा आपने लेटर भेजा कैसे है। अब लेटर आपने फैक्स किया है, ईमेल किया है, या आपने कोरियर किया है, या उसके बाद फिजिकली किसी से जाके मिले हैं, तो इस तरह से उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो फिजिकली किसी से आकर मिले, सलाम लें और उसका साथ चाय पी लें, तो फिर आप इंट्रोडक्शन दें तो उसका इफेक्ट कुछ और रहा। आपने इंट्रोडक्शन लेटर भेज दिया, इंट्रोडक्शन लेटर इंपोर्टर के पास आ गया, आप इंपोर्टर ने जवाब देना है। इंपोर्टर ने देखा लेटर काम का है और यही चीज तो मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो चलो इससे क्योरी मांगते हैं, तो ये आपको लिखते हैं, ये कहते हैं अच्छा ये तो हम तो बहुत बड़े इंपोर्टर हैं, तो ये शेयर तो ऑलरेडी इंपोर्ट कर रहे हैं, लिहाजा आप हमें प्राइस में ऑफर करें। तो इंपोर्टर जो लेटर भेजेगा वो आपके पास इंक्वायरी लेटर आ गया। अब इंक्वायरी लेटर आपके पास आ गया है तो फिर अब आपके पास डिसीजन मेकिंग टाइम है। डिसीजन किस चीज का, एक तो ये आप इंतजार करें कि पहले डील फाइनल होएगी तो फिर सैंपल देंगे, ठीक है। तो बेहतर ये है कि यहाँ पे आपके पास कुछ बजट एलोकेशन होनी चाहिए सैंपल के लिए। अब लोकल भी कोई चीज़ बेचनी हुई है तो जब तक आपकी क्वालिटी को टेस्ट नहीं कर लेगा तो ऑर्डर नहीं देता, ठीक है। तो फिर ओवरसीज मार्केट में तो एटलीस्ट कितना सैंपल जरूर होए जिससे इंपोर्टर क्वालिटी टेस्ट कर ले। तो आप एक सैंपल डिस्पैच करें और सैंपल जिस कोरियर के थ्रू डिस्पैच करें, लेट्स से DHL के थ्रू है, तो DHL का ट्रैकिंग नंबर ले लें। अब जब उसको लेटर लिखें प्राइसेस ऑफर करिए तो उसमें लिख दें कि हमने सैंपल भी डिस्पैच कर दिया और ये उसका ट्रैकिंग नंबर, जैसे मैंने ये किया है, मैंने इनको लिखा है कि हमने आपको सैंपल डिस्पैच कर दिए हैं और सैंपल DHL के थ्रू और DHL का ट्रैकिंग नंबर है। ये गूगल पे जाके डालें, इसकी जो वेबसाइट है
ये जल्दी खुल जाएगी और नीचे में ट्रैकिंग नंबर डालेगा तो ट्रैकिंग पूरी आ जाती है, सैंपल उठाया किसने रिसीव किया सारे, ठीक है। तो इस पर इंप्रेशन अच्छा आएगा। फिर सारा प्राइसेस ऑफर कर दें और टर्म्स एंड कंडीशन सारी मेंशन करें। अब देखिए ये 2 लाइनें हमने की थी, वो 2 लाइनें इधर आ रही हैं कोटेशन में, ठीक है, इसीलिए बेस बनी थी, तो अब इधर टाइम नहीं लगेगा। अब कोटेशन लेटर में कुछ चीजें और ऐड कर दें। एक तो एचएस कोड लाजमी मेंशन करें और कोशिश करें कि यहाँ पे प्रोडक्ट का एचएस कोड के साथ इस तरह से ब्रीफ कर दें, इस तरह से डिस्क्राइब कर दें कि प्रोडक्ट के बारे में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए कि कौन सी प्रोडक्ट का जिक्र हो रहा है। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पे मैंने कर्सर रखा है, वैलिडिटी ऑफ ऑफर। कोटेशन लेटर जो आप दे रहे हैं, जो ऑफर आप दे रहे हैं, उसमें वैलिडिटी लाजमी लिखा करें कि ये कब तक वैलिड है। आप 1 हफ्ते के लिए या 10 दिन के लिए, ये तो नहीं हो 1 साल बाद उठा के कहिए आपने मुझे ऑफर की हुई, चलो आप इसमें दे दो, तो 1 साल बाद जो आज की प्राइस है, आज की कॉस्ट है, वो तो नहीं होगी। तो वैलिडिटी लिखेंगे। एक तो आप ये अपनी कॉस्टिंग के हिसाब से कर रहे हैं, प्लस आप अपनी प्रोडक्शन लाइन को भी प्लान करना होता है, तो वैलिडिटी होगी उस हिसाब से प्रोडक्शन प्लान करें, तो वैलिडिटी लाजमी लिखें। फिर उससे रिक्वेस्ट कर लेंगे आप कंफर्म करें, तो चाहे हम प्रोसीड करें। कोटेशन लेटर के पास आ जाता है। अब ये लेटर को देखते हैं और देखते हैं सैंपल भी आता है, क्वालिटी चेक करते हैं, और आप ये बड़े अच्छे लफ्जों की बात है कि क्वालिटी भी आपकी प्रूव हो जाती है, सैंपल प्रूव हो जाता है। वो ये कहते हैं चलो ऑर्डर ओके कर दे दो, ये आपको ऑर्डर कंफर्म करते हैं, ये ऑर्डर कंफर्मेशन हो जाती है। तो अभी 4 लेटर लिखे हैं। आपने पहले इंट्रोडक्शन लेटर लिखा, इधर से इंक्वायरी लेटर आया, आपने कोटेशन लेटर दिया, इधर से ऑर्डर कंफर्म हो गया। हकीकत में ऐसे होता है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि 4 लेटर में ऑर्डर कंफर्म हो गया। तो फिर हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसके लिए हायरार्की देख रहे हैं। आप चाहे डॉक्यूमेंटेशन में करें या फिजिकली किसी से जाके मिले, तो हायरार्की यही हो रही है। पहले इंट्रोडक्शन है, फिर इंक्वायरी है, फिर कोटेशन है, फिर आपको कंफर्मेशन हो रही है। होता क्या है, जब आप कोटेशन देते हैं, तीसरा लेटर जो होता है, कोटेशन के बाद आपसे बाउंस बैक आता है, इंपोर्टर कहता है भाई इतने से पैसे से मेरे से ले लो, आप मुझे दे रहे, इससे सस्ता मेरे से ले लो। आपकी बार्गेनिंग शुरू हो जाती है, आपके इनको टर्म्स पे बार्गेनिंग, क्वांटिटी पे, प्राइस पे, पेमेंट टर्म्स पे, तो बार्गेनिंग शुरू हो जाती है। अब बार्गेनिंग में या तो फिर ऑर्डर कंफर्म होता है या फिर ऑर्डर कैंसिल हो जाता है, ठीक है। दोनों सूरतों में सपोज आपके लिए बड़ा अच्छा दिन था और ऑर्डर कंफर्म हो गया, इंपोर्टर ने ऑर्डर कंफर्म किया, तो फिर लाजमी है कि आप सेल्स कॉन्ट्रैक्ट करें। अभी तक जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन थी वो हवा में भी बातें हो सकती है, रिटर्न भी हो सकती है। रिटर्न भी होगी फिर भी उसकी लीगल वैल्यू नहीं है, क्योंकि वन साइडेड डॉक्यूमेंट है, एक पार्टी की तरफ, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं जिसमें दोनों पार्टियों ने एग्री किया हुआ है, ठीक है। तो सेल्स कॉन्ट्रैक्ट लाजमी बनाए, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट बनाए या परफॉर्मा इनवॉइस, दोनों में से एक डॉक्यूमेंट बनाए। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जरूर बनाए जिसमें दोनों पार्टियां एग्री कर रही है। तो ट्रेडिशनल डॉक्यूमेंट सेल्स कॉन्ट्रैक्ट है। अब सेल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्सपोर्टर अपने लेटर हेड पे ही बनाए, और उसमें जैसे मैंने जो लिखा, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नंबर 1 डेट डाल दें, सेल्स कॉन्ट्रैक्ट नंबर सेलर को आप एक्सपोर्टर ले लें, एक्सपोर्टर का नेम और बिजनेस एड्रेस आ गया, इंपोर्टर का नेम और बिजनेस एड्रेस आ गया। उससे क्या है, जो कुछ भी हमने बार्गेनिंग की होती है, जो कुछ भी एग्री किया है, वो सारी चीजें सेल्स कॉन्ट्रैक्ट में आनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले जो कुछ भी था लीगल उसको सिक्योर करने के लिए जरूरी है कि इस डॉक्यूमेंट में वो सारी बातें आए। छोटी छोटी बातें भी हैं तो वो अलग अटैचमेंट करने के लिए एक पेज नहीं आ रहा, तो सारी चीजें लाजमी लिखें। यहां पे अगेन वैलिडिटी दें। पहले वैलिडिटी ऑफर एक्सेप्ट करने की कि इतने दिनों में एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज जो भाई मेरे से दोबारा कोटेशन लो। अब यहां पे साथ ये भी लिख दें कि 1 हफ्ते में ये एक्सेप्ट भी करो और एलसी भी दो। अब देख लो आप कितने दिन लगाने हैं, ताकि वो एक्सेप्ट भी कर लें और एलसी भी दे। ये ना एक्सेप्ट करके बैठे हुए एलसी ना आए, तो कंडीशन लगा दें एक्सेप्ट भी और एलसी भी दे। ये कॉन्ट्रैक्ट की क्लास है, अल्लाह करे कॉन्फ्लिक्ट कभी भी ना आए, ठीक है। एक चीज तय कर लें, आप पाकिस्तान में बैठे हुए चाहे एक्सपोर्टर है चाहे इंपोर्टर है, दोनों सूरतों में जो कॉन्फ्लिक्ट की क्लास है इसको ध्यान से पढ़ना है, और कभी भी ऐसी क्लास एक्सेप्ट नहीं करनी जो दूसरी पार्टी के कंट्री में, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं चाहे इंपोर्टर हैं, क्लास हमेशा अपने पाकिस्तान की लेनी है, ठीक है। और कोशिश करें अगर क्लास देनी है तो उसके सेटलमेंट दिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स ले लें। आप ये मेडिटेशन दे रहे हैं,
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट की 3 तरह से सेटलमेंट होती है, या मीडिएशन कर लें, या आर्बिट्रेशन है, या लिटिगेशन। तो लाहौर चैम्बर दे दें, या फिर अगर कोर्ट का करना तो कोर्ट भी लाहौर की दे दें। देखिए, आपकी बार्गेनिंग स्किल पे डिपेंड करता है कितना है। मैं ये अभी चाह रहा हूँ कि ये ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। उससे क्या है कि तो हमारी स्ट्रेटेजी और हमारी कंपनी मिलती है, बाकी कर लेंगे जैसे हो गए, रिटर्न कभी एग्री नहीं करना, वर्ब लिंग्वेज में भी बात कर लें, ये किसी सूरत आपने कंप्रोमाइज नहीं करना। मैं एक एग्जाम्पल इसके लॉस की दे देता हूँ। आपने एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट में जब जरूरत की क्लास करते हो अक्सर वो क्लास बिजनेस लॉस की भी दे देते हैं। जैसे मैंने इंट्रोडक्शन लेटर में 3 पॉइंट किए थे, क्वालिटी, टाइमली डिलीवरी एट गुड कंपेटिटिव प्राइसेस। क्वालिटी की बात दे रहे थे, अब टाइमली डिलीवरी की बात दे रहे थे। अब टाइमली डिलीवरी जो यूरोप सारी मार्केट है उसमें टाइम की प्लानिंग इस तरह की होती है कि उसमें लैब फाइलिंग को बड़ा लॉस हो जाता है। जैसे वो जुलाई में उन्होंने आपसे शिपमेंट मांगी, आपने जुलाई में शिपमेंट कर ली है, धागा एक्सपोर्ट करना है, अगस्त में उनके पास जाना है, सितंबर में कपड़ा बनना है, अक्टूबर में उसकी कटिंग होनी है, फिर स्टिचिंग होनी है, फिनिशिंग होनी है, और 25 दिसंबर की छुट्टियों में उन्होंने बिजनेस सेल कर डाला लोकेशन पे। तो अगर आपने 1 महीना शिपमेंट लेट कर दी तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? पूरा एक ही लाइन में क्लोजिंग कर दी है, तो छुट्टियों के बाद रेडी होगा। यानी बिजनेस जहां पे वो सेल करनी थी, जो सेल्स का पॉइंट था, वो दिन तो गुजर गया। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी क्लास एग्री की हुई है, जो कि बहुत सारे लोग एग्री इसलिए सोच रहे होते हैं कि यार रेट तो बड़ा अच्छा है, मार्केट में तो बहुत ज़्यादा रेट दिया है, तो बिजनेस लॉस की भी एक्सेप्ट कर लेते। तो बिजनेस लॉस क्या होता है कि आपने अगर शिपमेंट लेट की है तो 1 महीने का अगर लैप्स पड़ा है तो इट मीन्स 25 दिसंबर में वो सेल नहीं लगा सकेंगे। वो उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे कि 25 दिसंबर में हमारी कितनी सेल होनी थी टोटल, वो प्लस वो ये कहेंगे कि ये जितने कस्टमर थे वो कस्टमर भी मेरे कंपेटिटर के पास चले गए, तो हमारा बिजनेस लॉस हो गया, वो उसका क्लेम डाल देंगे। और अगर आपने एग्री किया हुआ है, सेटलमेंट उधर है, तो फिर आपको पता है इतनी एजेंसीज, अब इंटरपोल है, एम्बेसीज हैं, वो आप फंस जाएंगे। तो ये किसी सूरत में आपने एक्सेप्ट नहीं करना कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जो है उसके कंट्री में किसी सूरत को